आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने महज एक प्रिंटर की मदद से पूरे एक देश की फाइनेंशियल बुनियाद को हिलाकर रख दिया। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि ना तो उसने कभी वायलेंस का इस्तेमाल किया और ना ही कभी किसी की जान ली, मगर इसके बावजूद भी उसने अपने लिए एक ऐसा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा किया जिसकी खबर ना तो पुलिस को थी और ना ही आसपास रह रहे लोगों को। ये शख्स एक कला में बहुत माहिर था और वो ये थी कि वो किसी भी चीज़ की हूबहू नकल बहुत आसानी से उतार लेता था। और यही वो वजह थी कि उसने कनाडा के अब तक के सबसे बेहतरीन नकली नोट बनाए जिन्हें पहचानना और पकड़ना लगभग नामुमकिन था। ये नकली नोट इतनी सफाई से बनाए गए कि नोट डिटेक्टर मशीनों और यहाँ तक कि बैंक्स में भी इन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। तो आखिर कौन था ये शख्स? कैसे इसने महज एक कमरे में बैठे बैठे $2 मिलियन के नकली नोट छाप दिए? और वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से पुलिस के हाथ लगा? ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। नकली नोट बनाने की कला को एक प्राचीन कला भी कहा जाता है, क्योंकि ये तब से एग्जिस्ट करती है जब से करेंसी की इजाद हुई थी। पेपर करेंसी की इजाद होने से पहले लोग सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे किसी भी लेन देन के लिए, और उस जमाने में भी अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल करके इन कॉइन्स के हूबहू नकली कॉइन्स बनाए जाते थे। पेपर करेंसी की इजाद 13वीं सदी में चाइना में हुई, और इस करेंसी को बनाने के लिए जिस पेपर का इस्तेमाल किया जाता था वो पेपर शहतूत के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता था। और यही वो वजह थी कि शहतूत के पेड़ों को चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी निगरानी में रखती थी, और नकली नोट बनाने की एक ही सज़ा थी, और वो थी मौत। इतनी सख्ती होने के बावजूद भी नकली नोट बनाने का सिलसिला कभी नहीं रुका, और ये एशिया से लेकर यूरोप तक बढ़ता ही चला गया। और यही वो वजह थी कि 18वीं और 19वीं सदी में इंग्लैंड के रहने वाले कई लोग इन नकली नोटों को बनाकर आयरिश लोगों को होलसेल में बेचते थे, और वो उन्हें पूरे इंग्लैंड में चलाते थे। चाइना और इंग्लैंड के साथ अमेरिका भी एक ऐसा देश था जो फेक करेंसी से बहुत बुरी तरह जूझ रहा था, और 19वीं सदी आते आते पूरे अमेरिका में सर्कुलेट होने वाले आधे से ज़्यादा नोट नकली थे। इन नकली डॉलर्स को बनाने वाले ज़्यादातर लोगों ने अपना सेटअप क्यूबेक और ओंटारियो जैसे शहरों में लगा रखा था, जो यूएस कनाडा बॉर्डर के बहुत करीब थे, जिसकी वजह से वो इन नकली डॉलर्स को बनाकर बहुत आसानी से अमेरिका में स्मगल कर देते। इन लोगों में एक शख्स था जोसेफ बगदासरियन, जिसने लगभग $15 मिलियन के नकली नोट बनाकर 90 के दशक में अमेरिका स्मगल किए थे। और यही वो शख्स था जो इस कहानी के मास्टरमाइंड के लिए एक इंस्पिरेशन बना, जिसने उसे नकली नोट बनाने की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी के मास्टरमाइंड का नाम है वेबर वेस्ली, जिसका जन्म सन 1974 में कनाडा के शहर ओंटारियो में हुआ। वेबर का बचपन भी दूसरे बच्चों की तरह ही था, और उसके माँ बाप उसे बहुत लाड़ प्यार से परवरिश कर रहे थे। वेबर को बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत दिलचस्पी थी, और इसी दिलचस्पी ने आगे चलकर उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। क्योंकि वेबर अपनी क्लास में बहुत कम बोलता था, जिसकी वजह से ना उसके बहुत ज़्यादा दोस्त थे और ना ही दूसरे स्टूडेंट्स उससे बहुत ज़्यादा बात करते थे। और यही वो वजह थी कि वो अपना ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर पर गुजारने लगा, जिसकी वजह से क्लास के बाकी लोग उससे बहुत अलग थलग रहने लगे, और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी थे जो उसका नाम तक नहीं जानते थे। वेबर को अक्सर ये बात बहुत खटकती थी, और इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही स्कूल में एक लूट को अंजाम देगा। इस लूट को अंजाम देने के पीछे की वजह ये थी कि वो लोगों के बीच अपना नाम बनाना चाहता था, और साथ ही साथ ये भी चाहता था कि लोग उसे नोटिस करें। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस चोरी के बाद हर न्यूज़ चैनल और हर न्यूज़पेपर पर यह खबर दिखाई जा रही थी कि दो स्कूल के बच्चों ने अपने ही स्कूल में लूट को अंजाम दिया और लगभग $70,000 के इक्विपमेंट चुरा लिए। इस चोरी के बाद वेबर की जिंदगी ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया, और अब लोग उसे पहचानने लगे और हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। हालांकि वेबर में ये लूट इसलिए की थी ताकि वो लोगों के बीच अपनी पहचान बना सके, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि अब उसकी जिंदगी में जुर्म का वो सफर शुरू होने वाला है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। वेबर और उसका दोस्त फैसला करते हैं कि वो इन चोरी के इक्विपमेंट्स को छुपा देंगे, और इसी दौरान वो पुलिस के हाथ लग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें 1 साल के लिए जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। पूछताछ में पुलिस उनसे चोरी हुए इक्विपमेंट्स के बारे में भी पूछती है, मगर वो दोनों इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। 1 साल बाद डिटेंशन सेंटर से निकलने के बाद वो दोनों इक्विपमेंट्स को बेचकर सारा पैसा आपस में बांट लेते हैं। क्योंकि इस चोरी की वजह से वेबर को 1 साल के लिए डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ा था, और चोरी के इक्विपमेंट्स बेचने के बाद उसे ठीक ठाक पैसे भी मिले थे, इसलिए वो फैसला करता है कि वो क्राइम की दुनिया को ही चुनेगा और बेशुमार दौलत कमाएगा। और यहीं से शुरू होता है वेबर का वो सफ़र जिसने उसे नकली नोटों का बादशाह बना दिया। क्योंकि वेबर किसी भी चीज़ की हूबहू नकल उतारने में माहिर था, इसलिए नकली नोट छापने की शुरुआत करने से पहले वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे चेक्स और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स की फेक कॉपीज़ बनाता था और उन्हें बेचता था,
जिसकी वजह से सन 1997 में उसे 3 महीने की जेल हो गई। जेल से निकलने के बाद उसने छोटी-मोटी चोरियां और गांजा सप्लाई करने का काम भी शुरू किया, मगर यहां भी वो पकड़ा गया, जिसके बाद उसे 2.5 साल की सजा सुनाई गई। वेबर के सपने अब दिन ब दिन और बड़े होते जा रहे थे और वो किसी भी कीमत पर बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। मगर इसके लिए उसे एक ऐसे रास्ते की ज़रूरत थी जहां से वो जल्द से जल्द और बिना किसी की नज़र में आए पैसे कमा सके। इसी सोच और कश्मकश के बीच वेबर के दिमाग में वो आइडिया आता है जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। वेबर फैसला करता है कि वो खुद नकली नोट छापना शुरू करेगा, और चूंकि उसकी कंप्यूटर और प्रिंटर में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए अब वक्त आ गया था कि वो अपनी दिलचस्पी और नॉलेज का इस्तेमाल करे और बेशुमार दौलत कमाए। हालांकि वेबर ने 10 और 20 डॉलर के नोटों से नोट छापने की शुरुआत की, मगर जल्द ही वो फैसला करता है कि वो 100 डॉलर के बड़े नोट की फेक कॉपीज बनाएगा। शुरुआत में जो 100 डॉलर का नकली नोट वेबर ने बनाया, वो असली नोट की बारीकियों से बहुत दूर था और उसे देखने पर कोई भी बता सकता था कि ये नकली नोट है। वेबर को अब ये समझ आने लगा था कि अगर वो एक बेहतरीन नकली नोट बनाना चाहता है और अपने सपनों की ज़िंदगी जीना चाहता है, तो उसे असली नोट की हर बारीकी और नकली नोट में आने वाली हर कमी को बहुत बारीकी से समझना होगा और उसे सही करना होगा। और उसने बिल्कुल वैसा किया भी। अब वेबर अपने बनाए हुए नकली नोटों को बहुत बारीकी से स्कैन करना शुरू किया, ताकि उसे ये पता चल सके कि वो गलती कहाँ कर रहा है। और तभी उसे 2 ऐसे फीचर्स दिखाई देते हैं जो असली नोट में थे और उसके नकली नोट से गायब थे। वेबर के नकली नोट में जो पहली कमी थी वो थी उस नोट की शाइन, क्योंकि असली नोट यूवी लाइट में शाइन नहीं करता था। और दूसरी कमी ये थी कि सिक्योरिटी थ्रेड पर असली नोट की तरह ना पॉलीमर डॉट्स थे और ना ही वो कलर चेंज कर रहा था। हालांकि वेबर ने आगे चलकर इसका भी तोड़ निकाल लिया, जिसके बारे में आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। वेबर ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि उसे एक परफेक्ट नोट बनाने के लिए सही पेपर, सही इंक और पेपर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए वो कनाडा और यूएस के अलग अलग वेंडर्स को कांटेक्ट करना शुरू करता है। कई दिनों की रिसर्च और छानबीन के बाद वेबर उन सभी रॉ मटेरियल को हासिल करने में कामयाब हो जाता है जिसकी मदद से वो एक परफेक्ट नोट छाप सकता था। वेबर फैसला करता है कि वो इन नकली नोटों को अपने इंकजेट प्रिंटर पर छापना शुरू करेगा, ताकि वो बेहतरीन फेक कॉपीज बना सके जो उसे दूसरे प्रिंटर्स नहीं दे सकते थे। ये सारी तैयारियां करने के बाद वेबर को ये समझ आने लगा था कि वो ये सब कुछ अकेले नहीं कर पाएगा और उसे एक भरोसेमंद टीम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने नकली नोट छापने की वेबर सोच रहा था उसमें 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। वेबर अपनी टीम में 3 लोगों को शामिल करता है, जिसमें पहले शख्स का नाम था डस्टिन कसम, और जिसका काम था हर नोट को ऑप्टिकल सिक्योरिटी डिवाइस की यूवी लाइट में चेक करना, जिससे वो हर नोट की बारीकी और कमी को पकड़ सके। दूसरे शख्स का नाम था रायन डेयर, जिसका काम था नोट पर ऐसी कोटिंग करने का जिससे वो पूरी तरह सील हो जाए और हर नोट देखने में बिल्कुल असली लगे। तीसरे मेंबर का नाम था एंथनी कब्रेल, जिसे इस पूरे ऑपरेशन की देखरेख और सुपरवाइज करने का काम सौंपा गया था। वेबर अपनी इसी टीम के साथ मिलकर वो नकली नोट छापने वाला था जिसे कनेडियन अथॉरिटीज़ ने आज तक नहीं देखा। मगर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। अब वेबर के पास सभी ज़रूरी रॉ मटेरियल था और साथ ही साथ एक काबिल टीम थी जिसकी मदद से वो कनाडा के इतिहास के सबसे बेहतरीन क्राइम को अंजाम देने वाला था। वेबर और उसकी टीम सबसे पहले $100 के नोट का एक खाका बनाते हैं, जिसे उन्होंने सारी बारीकियों को ध्यान में रखकर बनाया था। वो इस बात का खास ध्यान रख रहे थे कि उनसे कोई भी बारीक से बारीक की डिटेल ना छूट जाए, और इसीलिए उन्होंने नोट के आगे और पीछे की डिटेल्स को हूबहू वैसा खाका बनाया जैसा असली नोट में था। $100 का नकली नोट बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल और पेचीदा था, क्योंकि एक छोटी डिटेल का छूटना भी उन्हें पकड़वा सकता था, और ये बहुत ज़रूरी था कि वो एक ऐसा नोट बनाएं जो सुपरमार्केट और नोट डिटेक्शन मशीन में आराम से पास हो जाए। वेबर और उसकी टीम ने नोट की ब्राइटनेस, शार्पनेस और कलर के साथ साथ नोट पर छपने वाली इमेज पर भी काम किया, ताकि नोट देखने में एकदम असली लगे। और कुछ रातों की मेहनत के बाद वो एक ऐसा खाका बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो बिल्कुल $100 के नोट की तरह था। इस खाके को देखने के बाद वेबर अपने टीम मेंबर्स से कहता है कि उनके नोट में अभी भी एक कमी है, और वो थी सिक्योरिटी थ्रेड, जो ऑप्टिकल सिक्योरिटी की यूवी रेज में आसानी से पकड़ी जा सकती थी, क्योंकि असली नोट की सिक्योरिटी थ्रेड यूवी रेज में कलर चेंज करती थी, जबकि वेबर के बनाए हुए नोट की सिक्योरिटी थ्रेड का कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा था। $100 के नोट के सिक्योरिटी फीचर को कॉपी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर चूंकि वो लोग एक इल्लीगल काम कर रहे थे, इसीलिए वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। और तब वेबर इससे निपटने के लिए एक बहुत अनोखा तरीका निकालता है। वेबर ने कई फॉइल पेपर बनाने वाले मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया, जहां वो खुद को प्रो कस्टम ग्राफिक्स नाम की कंपनी का सीईओ बताता है, और उन मैन्युफैक्चरर से कहता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट में इन फॉइल पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। वेबर इन मैन्युफैक्चरर्स को इतनी सफाई से अपनी बातों में फंसाया कि वो उसे फॉइल पेपर्स बेचने को तैयार हो गए, और अब वेबर के हाथ में वो आखिरी रॉ मटेरियल भी आ चुका था, जिसकी वजह से वो एक परफेक्ट नोट बनाने से दूर था। अब वेबर और उसकी टीम के सामने जो आखिरी काम बचा था वो ये था कि इन फॉइल पेपर्स की मदद से वो बिल्कुल वैसी सिक्योरिटी थ्रेड बनाएं जो असली नोट में थी,
और चूंकि ये फॉइल पेपर यूवी लाइट में कलर चेंज करते थे, इसलिए वो लोग उस फॉइल पेपर को बिल्कुल उसी साइज की सिक्योरिटी थ्रेड में काटना शुरू करते हैं जैसा असली नोट में थी। अब वेबर और उसकी टीम अपने सभी रॉ मटेरियल और खाके के साथ पूरी तरह तैयार थी और वो लोग नकली नोट छापना शुरू करते हैं। ये नोट इतने बेहतरीन छपे कि इनमें और असली नोट में फ़र्क करना नामुमकिन था, और यही वो वजह थी कि वो नोटों को बड़े पैमाने पर लोगों को बेचने लगे, जिसकी वजह से उनकी होने वाली कमाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस इल्लीगल काम के नतीजों के बारे में जानते हुए भी वो लोग दिन रात नकली नोट छाप रहे थे, क्योंकि लालच ने उनकी आंखें बंद कर दी थी और इतना सारा पैसा कमाने में उन्हें बहुत मजा आ रहा था। छोटे से पैमाने पर शुरू किया गया ये नकली नोट छापने का ऑपरेशन अब एक बिजनेस बन चुका था और वेबर और उसकी टीम बेशुमार दौलत कमा रही थी। इस पूरे ऑपरेशन को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए वेबर ने एडवांस पेपर कटिंग मशीनें और एडवांस सॉफ्टवेयर्स भी खरीद लिए, और यही वो वजह थी कि अब वो लोग एक बार में $1 लाख के नकली नोट छाप रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी में सर्कुलेट होने वाला हर नोट अलग अलग हाथों से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से वो पुराना और जगह जगह से मुड़ा हुआ होता है। मगर वेबर के बनाए हुए नकली नोट बिल्कुल फ्रेश और नए थे, और यही वो वजह थी कि अपने नकली नोटों को और असली फील देने के लिए वेबर एक और नायाब तरीका निकालता है। इस बार वेबर सभी नोटों को पोकर चिप्स के साथ वॉशिंग मशीन के ड्रायर में डाल देता है और ड्रायर को 11 मिनट के लिए चला देता है, जिसकी वजह से सभी नकली नोट देखने में थोड़े पुराने और मुड़े हुए दिख रहे थे, और अब इन नकली नोटों और असली नोट में फ़र्क करना लगभग नामुमकिन था। नकली नोटों के इन परफेक्ट कॉपीज को तैयार करने के बाद वेबर और उसकी टीम इन नोटों को पहले मार्केट में चलाना शुरू करते हैं, और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि इन नोटों को कोई पकड़ नहीं पाया। वेबर और उसकी टीम को अब ये लगने लगा था कि वो लोग एक परफेक्ट नोट बना चुके हैं और अब वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि उनकी एक छोटी सी बेवकूफ़ी उन्हें जेल तक पहुंचा देगी। जैसे जैसे वेबर और उसकी टीम नोट छापते जा रहे थे, वैसे वैसे उनका रहन सहन और खर्च करने का तरीका और आलीशान होता जा रहा था। अब वो लग्जरी कार्स, डिज़ाइनर कपड़े खरीद रहे थे और हॉलिडे ट्रिप्स पर जा रहे थे, और वो जिंदगी जी रहे थे जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। वेबर को इस नई दौलत का नशा इतना सर चढ़कर बोलने लगा कि अब वो दिन के 10 से 12 घंटे शॉपिंग में गुजारने लगा, और वो अपने लिए हर वो महंगी चीज़ खरीद रहा था जिसे वो हमेशा से खरीदना चाहता था। वेबर को लग्जरी कारों का भी बेहद शौक था, और इसी वजह से उसने अपने लिए एक मस्तांग कोबरा कार खरीदी, और यही वो कार आगे चलकर उसके पकड़े जाने की वजह बनी। वेबर इस कार को एक दिन एक गैराज लेकर जाता है, जहां वो इस कार को अपने हिसाब से कस्टमाइज कराना चाहता था, और यहीं पर उससे वो गलती हो जाती है जिसने इस पूरे फेक करेंसी के ऑपरेशन को पकड़वा कर रख दिया। हालांकि वेबर ने सभी नोटों को बनाने में हर बारीकी पर ध्यान दिया था, मगर बहुत सारे नोट ऐसे भी थे जिनके सीरियल नंबर 8 थे, और इस कार के कस्टमाइजेशन के लिए जब वेबर ने कैश में पेमेंट किया, तब यही सेम सीरियल नंबर उस गैराज के डीलर तक पहुंच गए। ये डीलर जब इन नोटों को गौर से देखता है तो उसे नोटों पर सेम सीरियल नंबर दिखाई देते हैं, और यहीं से वेबर की जिंदगी और ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। गैराज का डीलर फौरन ही नकली नोटों की खबर पुलिस को दे देता है, और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि अनजाने में ही सही, मगर वो कनाडा के सबसे बड़े फेक करेंसी रैकेट को एक्सपोज करने वाला है। पुलिस को खबर मिलते ही फौरन चौकन्ना हो जाती है और अपनी तहकीकात शुरू कर देती है, और बहुत जल्दी वेबर, जो सबकी नज़रों से बचा हुआ था, वो पुलिस के रडार में था, और पुलिस उस पर नज़र रखना शुरू कर देती है। अब पुलिस के सामने सबसे पहला और ज़रूरी जो काम था वो ये था कि वो वेबर और उसकी टीम के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करे, और यही वो वजह थी कि अब पुलिस वेबर के साथ साथ उसकी टीम पर भी नज़र रखना शुरू कर देती है। मगर इस बात की भनक वेबर और उसकी टीम को लग जाती है। अब वो लोग पुलिस की गाड़ियों से बचने के लिए अपनी गाड़ियों को अलग अलग जगहों से ले जाते हैं, और साथ ही साथ वो लोग बार बार अपने फ़ोन नंबर्स भी चेंज करने लगे, ताकि पुलिस उनके नंबर सर्वेलेंस पर डालकर उन्हें पकड़ ना सके। क्योंकि वेबर पहले भी जेल जा चुका था, इसलिए वो फिर से जेल जाने से बहुत डरता था। मगर पुलिस के लगातार उन पर नज़र रखने के बावजूद भी वो लोग नहीं रुके और लगातार नोट छापते रहे, क्योंकि उनके बनाए हुए नकली नोट इतने बेहतरीन थे कि उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और इसीलिए वो दिन रात इन नकली नोटों को छाप रहे थे। अब वेबर और उसकी टीम को ये लगने लगता है कि वो लोग बहुत आसानी से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गए हैं, और उधर पुलिस इन सभी को पकड़ने की तैयारी करने में लग जाती है। अक्टूबर सन 2000 तक पुलिस वेबर और उसकी टीम के खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा कर चुकी थी कि अब वो उन्हें आसानी से गिरफ्तार कर सकते थे, मगर चूंकि वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। कुछ दिन और उन पर नज़र रखने के बाद पुलिस वेबर और उसकी टीम के मेंबर्स को देर रात एक बिल्डिंग के अंदर जाते देखती है, जिसके बाद पुलिस को ये लगने लगता है कि हो ना हो ये लोग इसी बिल्डिंग के अंदर नकली नोट छापते हैं। कुछ देर बाहर रुकने के बाद पुलिस उस घर पर दावा बोल देती है जिसके अंदर वेबर और उसकी टीम नकली नोट छाप रहे थे, और अंदर जाने के बाद जो नज़ारा उनके सामने था उसे देख उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस देखती है कि पूरे रूम में नकली नोट इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, और टीम के 2 मेंबर नोट की कटिंग करने में लगे हुए थे।
पुलिस की हैरानी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उन्हें ये पता चला कि इस पूरे रूम में $2.5 मिलियन के नकली नोट हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि वेबर का ये धंधा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था और वो बहुत पैसे कमा रहा था। वेबर और उसकी पूरी टीम अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पकड़े गए और उन्हें हमेशा यही लगता रहा कि वो पुलिस को चकमा दे रहे हैं, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि पुलिस लगातार उन पर नज़र रखे हुए थी और मौका मिलते ही पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। क्योंकि पुलिस ने वेबर और उसकी टीम को पकड़ने में दिन रात एक कर दिए थे और इन सभी को रंगे हाथों पकड़ने के बाद पुलिस एक चैन की सांस लेती है। इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्हें अपनी हिरासत में ले लेती है और अब पूछताछ शुरू कर देती है, जहां उन्हें ये पता चलता है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड वेबर ही है और टीम के बाकी मेंबर्स वही कर रहे थे जैसा वेबर उन्हें करने के लिए कह रहा था। कुछ हफ्ते हिरासत में रहने के बाद कोर्ट में उन सबका ट्रायल शुरू होता है, जहां कोर्ट रायन, डस्टिन और एंथनी को 2-2 साल की सज़ा सुनाता है और वहीं वेबर को इस पूरे फेक करेंसी रैकेट का मास्टरमाइंड होने की वजह से 5 साल की सज़ा सुनाता है। वेबर की गिरफ्तारी की खबर पूरे कनाडा में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद कनाडा के सभी लोग शॉक में थे और साथ ही साथ उन्होंने चैन की सांस भी ली, क्योंकि वेबर की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो चुका था। पुलिस ने वेबर के घर से $2 मिलियन के नकली नोटों के साथ साथ वो सारे इक्विपमेंट्स और मटेरियल भी जब्त कर लिए जो इन नकली नोटों को बनाने में काम आते थे। जेल जाने के बाद भी वेबर की सोच में कोई बदलाव नहीं आया और जेल के अंदर भी वो दिन रात यही सोचता रहता कि उसे जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमाने हैं, फिर चाहे इसके लिए उसे कोई गलत काम ही क्यों ना करना पड़े। वेबर अपनी सज़ा के 5 साल काटने के बाद अगस्त सन 2006 में रिहा होता है और ओंटारियो के शहर में फ्लैश बेचने का काम शुरू करता है। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि वो शख्स जो कुछ साल पहले अपने लिए नकली नोट खुद छाप रहा था, वो आज एक फ्लैश बेचने का बिजनेस चला रहा था। मगर बिजनेस ना चल पाने की वजह से वेबर इसे बंद कर देता है। अब वेबर फैसला करता है कि वो स्टॉक्स ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमाएगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ज़्यादा पैसे कमाने का एक यही रास्ता बचा है। और कुछ दिन की रिसर्च के बाद उसके सामने एक फाइनेंशियल फर्म आती है जिसका नाम था गोल्ड ब्रिज फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन। इस फर्म की एक खास बात ये थी कि ये बिना किसी रजिस्ट्रेशन के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देती थी और इसी फर्म की वजह से वेबर ने अपनी एक डिजिटल करेंसी कंपनी खोली, जिसका ओनर उसने अपनी बीवी मिशेल कैम को बनाया। वेबर ने इस कंपनी का नाम इनक्रिप्टक्स रखा, जो क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग में डील करती थी और लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करती थी। वेबर ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसके नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और अगर वो इस नाम से फाइनेंशियल एडवाइजरी लोगों को देगा तो वो पकड़ा जाएगा, और इसीलिए उसने ये कंपनी अपनी बीवी मिशेल कैम के नाम पर खोली, जिससे वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने लगा और साथ ही साथ कस्टमर्स को ट्रेडिंग और फाइनेंशियल एडवाइजरी भी देने लगा। हालांकि वेबर की ये चालाकी बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं आई और सन 2011 में ओंटारियो सिक्योरिटी कमीशन को इस बात का पता चल गया कि वेबर फाइनेंशियल एडवाइजरी और क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, और ये ओंटारियो सिक्योरिटी कमीशन के रूल्स के सख्त खिलाफ था, जिसकी वजह से वेबर को ट्रेडिंग और एडवाइजरी से बैन कर दिया गया। इस बैन के साथ साथ वेबर को 3 महीने की जेल की सज़ा भी हुई और साथ ही साथ कोर्ट ने ये आदेश भी दिए कि उस पर पूरे 1 साल तक नज़र रखी जाए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वेबर पहले भी गांजा सप्लाई करने की वजह से जेल जा चुका था और इस बार पुलिस की नज़रबंदी खत्म होने के बाद वो फैसला करता है कि वो दोबारा गांजा बेचने का काम शुरू करेगा, क्योंकि सन 2018 आते आते कनाडा में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था कैनबिस एक्ट। इस एक्ट के तहत गांजे का इस्तेमाल दवाओं और दूसरे पर्पसेस के लिए करना लीगल हो गया था और यही वो वजह थी कि इस बार वेबर ने एक आदमी से ज़मीन लेकर खुद गांजा उगाना शुरू किया। अब वेबर एक स्टोर खोलता है जिसे उसने कैनबिस एक्ट के अंडर खोला था। इस स्टोर में वो कैनबिस एक्ट के अंदर गांजा बेचना शुरू करता है, मगर इन स्टोर्स का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक शर्त थी और वो ये थी कि स्टोर ओनर के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। और इस बार भी अपना पुराना पत्रा आजमाते हुए वेबर स्टोर अपनी बीवी मिशेल कैम के नाम पर खोलता है। इसी दौरान सीबीसी न्यूज़ कैनबिस स्टोर्स पर एक इन्वेस्टिगेशन कैंपेन चलाती है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि मिशेल कैम के नाम पर रजिस्टर्ड स्टोर का असली मालिक वेबर है और वही स्टोर का फाइनेंसर भी है, जबकि उसकी बीवी इस कंपनी में बतौर डायरेक्टर काम करती है। वेबर के नाम के साथ नकली नोट छापने का वो जुर्म था जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और इस बार भी उसके स्टोर का लाइसेंस कैंसिल कर उसे जेल भेज दिया जाता है। ये थी कहानी उस शख्स की जिसने कनेडियन डॉलर के सबसे बेहतरीन नकली नोट बनाए और महज अपनी एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से पकड़ा गया। हालांकि ये नोट इतने बेहतरीन थे कि पुलिस डिपार्टमेंट इनका इस्तेमाल अपने ट्रेनिंग कॉलेजेस में करने लगे, ताकि नई पुलिस ऑफिसर्स असली और नकली नोट में फ़र्क कर सकें और ये समझ पाएं कि इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियाँ अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखी किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।